जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ये बयान किया है कि बापू के पास, मोहनदास करमचंद गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, महज एक हाई स्कूल का डिप्लोमा था उनके पास। वो वकालत नहीं सीखे थे। मुझे ताज्जुब नहीं होता, मैं सराहना करना चाहता हूं उनकी कि उन्होंने इतने निर्भयता से अपने अज्ञान का प्रदर्शन किया है। सराहना के योग्य है, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये उन्होंने किया गया स्वैच्छिक बयान नहीं है। बापू की हत्या के बाद हत्या करने वाली जो विचारधारा है, उन्होंने 75 साल तक बापू के बारे में दुष्प्रचार करके उनकी मानहानि की साजिश चलाए रखी है। और कई किरदार, कई एक्टर उसमें आते जाते हैं और अपना किरदार निभाकर चले जाते हैं। वैसी उसी श्रृंखला में ये भी एक है, जिस श्रृंखला में गुजरात में स्कूलों में ये सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने आत्महत्या कैसे की। कहीं पर उन पे तोहमत लगाई जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाए थे, उसके लिए कारण उनकी हत्या करना जरूरी हो गया था। ये पूरी जो साजिश है, उसकी उस साजिश में क्रमशः चलने वाली ये श्रृंखला है। रही बात उपराज्यपाल जी की, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बापू ने राजकोट की अल्फ्रेड हाई स्कूल से भारतीय मैट्रिक, उस जमाने की भारतीय मैट्रिक पास की थी। उसके बाद वो इंग्लैंड गए थे, वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न इनर टेम्पल में से उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके, परीक्षा पास करके लॉ की डिग्री हासिल की थी। और उसके साथ साथ उन्होंने 2 डिप्लोमा भी लिए थे। एक डिप्लोमा लैटिन भाषा में था, दूसरा डिप्लोमा फ्रेंच भाषा में था। ये सारी चीजें आत्मकथा में दर्ज है। मैं उपराज्यपाल जी को वो आत्मकथा भेजूंगा, ताकि अगर वो पढ़ सकते हैं तो पढ़कर शायद अपना अज्ञान दूर करे। पर मैं नहीं मानता कि ये उनके अज्ञान की वाणी थी। वो जानते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ है, पर उन्हें जो किरदार दिया गया है उसे वो वफादारी से निभा रहे हैं। इसलिए उस आत्मकथा का भी उनके ऊपर असर होगा ऐसी मुझे आशा नहीं है। पर फिर भी मेरा कर्तव्य मैं पूरा करूंगा और मैं वो आत्मकथा उनको भेजूंगा। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार। ये जो पूरा विवाद अभी शुरू हुआ है, तो रेफरेंस तो इसी विवाद का है कि गांधी जी को लेकर एक, आपने जो कहा कि साजिश चल रही है उनको बदनाम करने की और लंबे समय से चली आ रही है, तो वो तो एक छोटा सा रेफरेंस है। मैं इस चीज को थोड़ी विहंगता के साथ, थोड़े बड़े मुद्दों के साथ समझना चाह रहा था। एक मेरा जो सवाल है, पहला सवाल यह है कि गांधी जी की हत्या के 76 साल बाद अभी भी कुछ लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते, उनका विरोध करते हैं, उनका अपमान करते हैं। आखिर गांधी या गांधी विचार से उनको क्या परेशानी है? मैं समझता हूँ कि गांधी की जो आकृति थी वो उनके लिए बहुत डरावनी आकृति है। वो जिंदा थे तब उनकी जो शारीरिक स्वरूप था उससे वो डरते थे, घबराते थे, क्योंकि जो समर्थन उनको कभी नहीं मिल पाया वैसा समर्थन बापू ने चुटकी बजाते पा लिया, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को उसके पीछे का 22 साल का दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह और परिश्रम और तपश्चर्या जो थी वो नहीं दिखता। पर लगता है कि वो भारत में आए और एकदम से उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया और बाकी के सबको किनारा कर दिया और ये सब। ये हमने समझना चाहिए। आज की जो राजनीति होती है जिसमें सत्ता को पाने के लिए जिस तरह से लोगों के कंधों पर चढ़ा जाता है और फिर उनको लात मार के अलग कर दिया जाता है, ये राजनीति और सत्ता का को प्राप्त करने का तरीका अब लोगों के लिए जायज बन गया है। और इसीलिए उनको भी ये लगता है कि बापू ने बाकी जो सब थे उनको हटाकर खुद ले लिया सब। पर ये
जानते नहीं है कि इतिहास में शायद ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने इतना बड़ा नेतृत्व खड़ा किया। जो कोई नहीं थे, कुछ नहीं थे, वैसे लोगों को ला ला कर उन्होंने उनको अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के नेता बनने तक की सफर में उनका सहारा दिया, साथ दिया। तो ये जो सारी बातें हैं वो उनको डराती थी, पहले भी डराती थी, और उनकी हत्या करवाने के बाद जब उनको पता चला कि वो विचार तो और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली हो गया, तो वो उस विचार को की हत्या करने के पीछे जुट गए। और इसीलिए 76 साल से उनका ये दुष्प्रचार का दौर चलता आया। जी। जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग गांधी के विचार के बारे में इस तरह का बात करते हैं, जब वो गांधी के विचारों के खिलाफ इस तरह से बोलते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको दुख होता है, आपको चिंता होती है, या आपको अब हंसी आती है? क्या आपका रिएक्शन होता मुझे तो हंसी आती है, क्योंकि बेचारे हमेशा पकड़े जाते, झूठ बोलने पर हमेशा पकड़े जाते हैं। हम बच्चे थे तब लोग हमें कहा करते थे कि झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े ना जाओ, क्योंकि झूठ बोलने पर पकड़े नहीं जाओगे तो तुम्हारा झूठ सच्चा माना जाएगा, लेकिन अगर झूठ बोलने पर पकड़े जाओगे तो लोगों को पता चलेगा तुम झूठे हो। ये बेचारे ऐसे हैं कि बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं सब, लेकिन जब भी झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो मुझे उनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि अ, वो मेरी बात बहुत आसान कर देते हैं। सत्य रखने की मेरी जो क्षमता है उसको वो बढ़ा देते हैं, और मैं बहुत आसानी से जो सच्चाई है वो सामने रख सकता हूँ। तो मेरा रास्ता वो लोग बहुत आसान कर देते हैं, इसलिए मुझे एक तरीके से मैं उनका आभारी भी हूँ कि वो मेरा काम इतना सरल करवा देते हैं। और दूसरी तरफ से दया भी आती है कि बेचारे हमेशा उनके उनके मुंह से जो मुखौटा है वो निकालना कितना आसान हो जाता है, उनको झूठा साबित करना कितना आसान होता है। है? इस समय एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है सर, भारत को, और इस मुहिम से जुड़े हुए बहुत से लोग, जिसमें कुछ साधु संत भी हैं, कुछ और भी लोग हैं, वो गांधी जी का विरोध भी कर रहे हैं। जबकि गांधी जी खुद धर्म को राजनीति का अहम हिस्सा मानते थे, गांधी जी ने कहा भी था। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में क्या दिक्कत? देखिए, हिंदुओं का राष्ट्र तो ये हमेशा रहा। अब जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये दोनों में फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुओं का राष्ट्र ये भूमि हमेशा रही है, और उसी भूमि की हिफाजत और स्वतंत्रता के लिए बापू लड़े। उन्होंने कोई ऐसा नहीं लड़ाई लड़ी थी कि भाई हम एक स्वतंत्र भारत हिंदुओं के बावजूद बनाएंगे, या जो हिंदुओं का ना हो वैसा बनाएंगे। आज हम ये भूल जाते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में बहुत बड़ा फर्क। और ये जो आपने जिनको साधु संत कहा, मैं तो उनको राजर्षि कहता हूँ। वो पहले के जमाने में राजाओं के दरबार में बैठने वाले जो भगवाधारी होते थे, वैसे लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि अ, उन्हें हम साधु या संत कह सकते हैं, क्योंकि अलग लिबास में सत्ता के पुजारी है वो सारे, और इसीलिए सत्ता के दरबार में बैठते हैं। पहले के जमाने में ये तफावत हुआ करता था ब्रह्मर्षि और राजर्षि के बीच। और जो दरबारी संत थे उनको राजश्री कहा जाता था, कि भाई इनका संतत्व सिर्फ राजाओं के दरबार के लिए तक सीमित है। जो ब्रह्मर्षि होते थे वो असली में आश्रमों में बैठ के साधना करते थे, लोगों की सेवा करते थे, लोगों का भला करते थे। तो ये जो सारे हिंदुत्व के संत हैं वो सब राजश्री है, दरबारी लोग है, राजनीतिक है। सिर्फ उनका लिबास अलग है, उनके लिबास का रंग अलग है, बस उतना ही फर्क है। वो पॉलिटिशियंस हैं, ये बात हमने समझना बहुत जरूरी सर, ऐसा कहा जाता है कि देश का बंटवारा जब हुआ, तो उसको रोकने के लिए गांधी जी को जितनी कोशिश करनी थी वो उन्होंने नहीं की, और कुछ ऐसे ही आरोप भगत सिंह की फांसी को लेकर भी लगते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि गांधी जी कुछ मामलों में असफल रहे? है। देखिए, ये जो सारी धारणाएं हैं उसके पीछे लोगों का ये मानना है कि बापू
दिव्य शक्ति वाले इंसान थे। वो जो भी चाहते वो कर सकते थे। उन्होंने तो स्वतंत्रता हमें दिलवा दी, तो ये बातें उनके लिए नामुमकिन नहीं हो सकती। हम ये नहीं समझते कि वो एक साधारण व्यक्ति, असाधारण, उन्होंने कबीलियत असाधारण थी, ये बात सही है। भगत सिंह की बात करें तो आप देखेंगे कि उन्होंने नैतिकता के दौर में रहकर भगत सिंह की फांसी टालने के लिए लॉर्ड इरविन के साथ बहुत सारी बार याचनाएं की। वर्बली भी की, जो अरविंद के बायोग्राफर ने पर भी लिखा है कि भाई मैं, जब गांधी अरविंद टॉक्स चल रहे थे नमक सत्याग्रह को के पहले जो सब हो रहा था, उसमें कई बार गांधी ने कहा था कि भाई इनकी फांसी आप रोक दीजिए, आपके गुनहगार होंगे, आप उनको सजा देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, पर फांसी की सजा ये वाजिब नहीं। और ये होनहार लड़के हैं, इनकी जरूरत भविष्य में हिंदुस्तान को पड़ेगी, तो आप उनको फांसी ना दें। उनके पत्रों में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है कि जो बात मैंने आपसे की थी, अगर आप वो मान ले तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। लेकिन बापू ने, हाँ, ये नहीं किया कि जिद करें कि नहीं आप छोड़ ही दो, वरना मैं ये हमारी जो बातें हैं वो तोड़ दूंगा, या हम समझौते पर नहीं आएंगे, क्योंकि मॉरली वो दो इश्यूज लिंक नहीं। भगत सिंह की फांसी और सजा और गांधी इरविन पैक्ट की जो जिसके लिए हो रहा था, उनमें कोई साम्य नहीं था। और इसलिए एथिकली बापू ने ये नहीं समझा कि मैं ब्लैकमेल करूं। और आपने ये देखना चाहिए कि बापू ने उपवास का शस्त्र कभी भी ब्लैकमेल करने के लिए नहीं इस्तेमाल। उन्होंने नैतिक बातों पर ही ये किया था। सिर्फ 2 बार उन्होंने उपवास किसी चीज के विरोध में किया, जो कलकत्ता के दंगे और दिल्ली के दंगे बंद करवाने, शांति प्रस्तावित करवाने के लिए उन्होंने किया था। वरना उन्होंने हमेशा आत्मशुद्धि के लिए, प्रायश्चित के लिए ही उपवास किए। तो भगत सिंह के मामले में ये पार्टीशन का भी वही, कि भाई तुम तो चाहते तो कुछ भी कर सकते, तुम तो अंग्रेजों को हरा सकते हो, तुमने तो स्वतंत्रता दिलवा दी, तो तुमने पार्टीशन क्यों नहीं रोका। पर उस वक्त ये देखना जरूरी है कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में पूरा मुल्क बापू के साथ खड़ा रहता था हमेशा। कुछ भी बापू कोई भी हाकल करे, कोई भी आवाहन करे, पूरा मुल्क, पूरे लोग, सारे लोग उनके साथ खड़े हो गए। जब स्वतंत्रता नजदीक आई और ये पता चला कि अब स्वतंत्रता मिलने वाली है, आजादी मिलने वाली है, हमारी सत्ता प्रस्थापित होने वाली है, उस दौर में जब वो स्वतंत्रता के लिए नेगोशिएशंस भी चल रहे थे, उसमें बापू के साथ कितने लोग खड़े थे आप देखिए। वो पूरा दौर जो था, आखिरी 4 साल का जो दौर था, उसमें बापू अकेले और तन्हा ही हमेशा दिखाई देते थे, और जी। अपने आप को अकेला महसूस भी वो कर रहे थे। तो लड़ने वाला कोई ना हो तो सेनापति कितना भी पराक्रमी क्यों ना हो, वो नहीं जीत सकता। और ये बात हमने समझना बहुत जरूरी है कि आज जो लोग ये कह करके उन्होंने बंटवारा करवाया और बंटवारा रोका नहीं इसलिए उनको मारना पड़ा, वो लोग भी बंटवारे के खिलाफ कहाँ खड़े हुए। कोई एक आंदोलन संघियों का दिखा दे कि जिनको इतना दुख हुआ बंटवारे के कारण, विभाजन के कारण, उन्होंने कहीं एक चिट्ठी भी लिखी हो बंटवारा रोकने के लिए। अंग्रेज तो उनके रहनुमा थे, तो अंग्रेज को लिखते कि भाई हमने वफादारी की है आपसे, तो हमें ये आप तोहफा दीजिए कि हमारी मुल्क का बंटवारा ना हो। गोली मारी तो बापू को मारी, यानी हत्या करना उनका मकसद था। ये सारे बहाने जो उन्होंने ढूंढ लिए, वो हत्या करने के बाद उस हत्या को जायज ठहराने के लिए सोचे हुए बहाने हैं। उसमें कोई सातत्य नहीं। जी। आपने किताब लिखी है लेट्स किल गांधी, और इसमें हाँ, आपने ये भी लिखा कि हिंदू अतिवादियों ने बंटवारे और देश की जनभावनाओं को न समझने के आरोप में गांधी जी पर आरोप लगाया कि जनभावना नहीं समझी उन्होंने, इसलिए हत्या कर दी। क्या आपको ये भी लगता है कि पुलिस और इंटेलिजेंस का फेल्योर
कहीं ना कहीं गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसके पहले बिल्कुल आपने था। ही मेंशन किया था कि तिलक के नाती ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि मुझसे कहा गया, मुझसे गोडसे ने कहा था कि मैं 125 साल जीने की बात नहीं मानूंगा गांधी की, कि मैं उसको जीने नहीं दूंगा। तो अगर सबको पता था, तो उस समय की नेहरू पटेल सरकार की इसमें कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं? और ये जो फेल्यूर हुआ, इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार भी जिम्मेदार थी, तत्कालीन सरकार? देखिए, हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि उस वक्त की सरकार को हम दोषी ठहरा सकते हैं, बहुत ही आसानी से उस सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन क्योंकि घटनाक्रम ऐसे हो रहा था। पर ये हमने याद रखना चाहिए कि वो सरकार किस तरह से मुसीबतों से घिरी हुई, बंटवारा हुआ था, आजादी मिली थी, पूरा जो तंत्र था उसमें वरिष्ठ अफसर थे, उसमें से कई पाकिस्तान चले गए थे, कई कुछ हिंदुस्तान में रहे थे। तो जो तजुर्बेकार एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं था। मंत्री जो थे वो भी नए नए मंत्री बने थे, वो लोगों को कोई तजुर्बा नहीं था सरकार चलाने का। पूरा पुलिस तंत्र जो था, अगर उत्तर भारत का पुलिस तंत्र आप देखें तो पहले से ही उत्तर भारत में जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे वो मुसलमान, ज्यादातर मुसलमान अधिकारी वरिष्ठ थे, और उन्होंने सबने पाकिस्तान को चुना। तो दक्षिण भारत से वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तर भारत लाके उनको प्रस्थापित किया गया। हाँ जरूर, अगर घटनाक्रम देखें तो जरूर ये दिखता है कि सीआईडी और पुलिस की लापरवाही के कारण खूनियों को के लिए बापू का खून करना आसान हो, तो उसमें कोई दो बात नहीं है। रेड फोर्ट ट्रायल में जज आत्माचरण ने भी अपने जजमेंट में पुलिस की टीका करते हुए ये कहा था कि अगर मेरे पास ये पावर होते तो मैं पुलिस को भी आरोपी के कटघरे में खड़ा कर कर उनका उनके ऊपर खून का मुकदमा चलाता, क्योंकि उनकी लापरवाही इतनी हद तक थी कि आरोपियों के लिए बापू का खून करना आसान। उसके बाद कपूर कमीशन जब बैठा तो कपूर कमीशन ने भी ये कंक्लूड किया कि पुलिस की लापरवाही थी। उन्होंने पूरे पुलिस तंत्र को दोषी नहीं ठहराया, पर चुनिंदा पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराया और कहा कि इनकी लापरवाही के कारण ये हुआ। पर यह भी हमने समझना चाहिए कि उसी दरमियान होम मिनिस्ट्री ने सर्वेक्षण करवाया था और उसका रिपोर्ट आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में आरएसएस के मेंबरान और उनके जो सिंपथाइजर्स थे उनकी घुसपैठ बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी और सीनियर लेवल। तो ये सारे हालात हुए थे और आजादी को 6 ही महीने मिले अभी। तो ये सारी चीजों को हमने मद्देनजर रखना चाहिए दोषारोपण करने से पहले। हाँ दोष था, इसमें कोई दो बात नहीं है कि दोष नहीं था, पर तब के हालात भी हमने समझना बहुत। क्या आपको ऐसा लगता है कि अब गांधी के नाम के साथ उनके विचारों को भी भुला देने का वक्त आ गया है? क्योंकि भाजपा के नेता अक्सर कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमको। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस नारे में वे गांधी मुक्त भारत को भी बनाना चाहते हैं, ये मंशा भी उनकी है? उनके हिंदू राष्ट्र की कल्पना में तो गांधी का कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दी। भाजपा के लिए मैं ये एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि वो स्पष्ट बोल देती है। उनके बर्ताव पर से वो हो जाता है कि उनकी मंशा क्या है। तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम वो, देखिए, जब लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कहते हैं कि राष्ट्रपिता कोई नहीं होता, तो बापू की हर प्रतिमा के सामने सर झुकाने कर खड़ा रह के अपनी तस्वीर निकलवाने वाले प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। कभी उन्होंने हाँ ये कहा कि मुझे बहुत चोट पहुंची, मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची और दुख हुआ है, पर उन्होंने कभी ऐसी बात करने वाले जब सभा में ये बात करते हैं तो उठ के सभा त्याग नहीं किया कि भाई मैं ये नहीं सुनूंगा। तो ये उनकी मिलीभगत है ही कि भाई मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोल लो, मेरे मन की बात तुम करो। ये उनकी मंशा हमेशा रही है। तो ये हमने समझना बहुत जरूरी है। हमने समझना ये चाहिए कि उनकी मंशा क्या है। उनके दिलों में हमेशा नथुराम गोडसे
ही रहा है और रहता रहेगा। गांधी उनकी मजबूरी है। ओहदे पर है तब तक गांधी गांधी करे। चीफ मिनिस्टर थे तभी यही चीफ मिनिस्टर साहब साबरमती आश्रम कितनी बार गए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद हर बहाने साबरमती आश्रम पहुंच गए। ये मजबूरी है, प्यार नहीं। जब गांधी को लेकर इस तरह की खबरें आती हैं और बयान चलते हैं टीवी पे, तो आपके बेटे बेटी, आपके नाती पोते, वो जब इस तरह की खबरें सुनते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है? देखिए, जब शुरुआत में जब मैं अभी छोटा था, तभी छोटा यानी युवक था, तब से ये जो फितरत है वो बड़ी जोरों से चलाई जाती है। कभी दलित खड़े होके बापू को गालियां देते हैं, उनका अपमान करते हैं, राजघाट पे तोड़ फोड़ करवाते हैं। कभी संघी यही करते हैं। कभी कांग्रेसियों के दंभ में भी वही दिखाई देता है। तो पहले तो बहुत गुस्सा आता है, पहले दुख भी बहुत होता है। फिर धीरे धीरे ये समझ आने लगी कि भाई एक पब्लिक फिगर के हम वंशज हैं, तो उसके साथ ये सब होना होना ही है। और हमने ये अपने आप को ये समझ लेनी पड़ेगी कि भाई हमारे जो पूर्वज है वो अलग है, और ये जो पब्लिक फिगर है वो अलग है, और वो तरीके से अगर नहीं करते तो परेशानी हमें ही होगी। तो मैंने हमेशा मेरे बच्चों को ये सिखाने की कोशिश हमेशा की है। मैं देखता हूँ कि उनको कई कई बार दुख होता है, गुस्सा आता है। उनको अब ये दो चीज सहनी पड़ती है, क्योंकि बापू के साथ साथ उनके बाप को भी गालियां दी जाती है, उसका भी अपमान किया जाता है, उसके ऊपर भी तरह तरह की तोहमतें लगाई जाती। पर वो भी समझने लगे हैं कि भाई अब उनका बाप भी एक तरीके से थोड़ा बहुत पब्लिक फिगर बन गया है, तो ये होने वाला है। जमाना ऐसा है कि पहले एक जमाना हुआ करता था कि निजी जीवन में जो पब्लिक आइडेंटिटी थी उसको उसका सम्मान किया जाता। अब नहीं रहा। अब सब चीज एक ही हो गई है, और जहां मौका मिलता है लोग फायदा उठा लेते हैं। तो ये हमने समय के साथ ये सीखना बहुत जरूरी है। और हम जैसे परिवारों में तो ये जानना, देखिए ना, जो बापू के हिमायती भी अपने आप को कहते हैं, वो कभी ये मौका नहीं छोड़ते मुझे अपनी जगह दिखाने का, और पब्लिकली स्टेटमेंट करेंगे भाई हम सब गांधी के परिवार के हैं, तुषार गांधी कोई विशेष अधिकार नहीं जता सकते। मैंने कभी वो विशेष अधिकार जताया नहीं। अब कोई मेरे पास आए कि भाई तुम गांधी के वंशज हो तो तुम्हारे साथ बात करेंगे, तो मैं मना नहीं कर सकता। पर मैं जाके किसी को नहीं बोलता कि भाई मैं गांधी का वंशज हूं, आप मेरे साथ आके बात करिए। पर ये मेरे ऊपर आक्षेप लगाया जाता है पब्लिक कि भाई ये अपने आप को खास ना समझे, या अपने आप को अलग ना समझे, हम सब बापू के वंशज हैं। मैंने कभी मना नहीं। आपने अपनी बेटी का नाम कस्तूरबा के नाम पे रखा है, कस्तूरी। इसी कॉन्टेक्स्ट किया। में है जो मैंने पहले भी सवाल किया था, कि आप नई पीढ़ी के बच्चे भी लगातार मिलते होंगे आपसे, तो आपको क्या लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो गांधी के विचारों को बोझ मानकर भूलना चाहती है, या फिर अपनी गौरवमयी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मान के आगे बढ़ाना चाहती है? मेरे बच्चों में तो मैंने देखा है कि वो दो दौरों में से गुजरे हैं। पहले दौर में उनको शायद वो एहसास नहीं था कि क्या कौन सी धरोहर आई है। पर फिर एक दौर ऐसा भी आया कि भाई अ, हम क्यों, हमारे पास हम क्यों, हमारे पास से आशा क्यों रखी जाती है। और अब जाके वो दौर भी आया है कि समझने लगे हैं कि भाई जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी निभानी होगी, तो अपनी तरीके से वो लोग निभाते हैं। मैंने कभी उनको कहा नहीं है कि आपको गांधी के वंशज बन के रहना पड़ेगा। अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो। मैंने भी अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जी है। मैंने कभी लोगों की अपेक्षाओं के मुताबिक जिया नहीं हूं मैं तो। कई बार होता है मैं जीन्स और टी शर्ट में घूमता हूँ सब जगह पे, तो लोग आके कहते हैं कि भाई
खादी भी पहना था। मैंने कहा खादी पहनने का वक्त आता है तब मैं खादी पहनता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपके कार्यक्रम में आने के लिए खादी पहन के नहीं आऊंगा, क्योंकि वो एक दम हो। मैं जो निजी जीवन में जैसे जीता हूँ वैसे जीता हूँ। स्वेच्छा से खादी भी पहनता हूँ, स्वेच्छा से बाकी लिबास भी पहन, तो कोई मुखौटा नहीं लगाऊंगा वंशज। तो मैंने मेरे बच्चों को भी उसी तरह से बड़ा किया। रहा बात कस्तूरी की नाम का, तो हमारे परिवार में मोहनदास के नाम से वंशज है, बापू के नाम से वंशज है। राजमोहन गांधी को बापू का नाम दिया था एक नाम में, तो पर कस्तूरबा कोई नहीं है। तो जब मेरी मुझे बेटी हुई तो मैंने सोचा कि उसका नाम मैं कस्तूर रख दूं, कस्तूरबा का भी की याद जिंदा रहे उनकी याद। अगर हम आज की राजनीति की बात करें, तो आपने 47 में कहा भी था कि गांधी जी उस वक्त काफी अकेले पड़ गए थे, जो 4 साल की राजनीति थी आजादी के ठीक पहले की। तो उस समय की जो पूरी राजनीतिक उथल पुथल थी, और आज की राजनीति की अगर बात करते हैं, तो देश के विकास के साथ आपको क्या लगता है कि राजनीति का भी विकास हुआ है या स्थितियां बदतर हुई हैं? और क्या ये 47 के समय की राजनीति जो थी उससे भी बदतर हो गई? विकास की बात करें तो हमारी जो लोकतंत्र है उसका वो सरमुखत्यारी की तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारी लोकशाही को सरमुखत्यारी बनाने का प्रयास पहले ना किया गया। इमरजेंसी के दरमियान इंदिरा गांधी ने वो प्रयत्न किया था, लेकिन उनके जो लोकतांत्रिक आदर्श थे, उनके ऊपर जो लोकतांत्रिक संस्कार थे, उसके कारण वो कहीं ना कहीं जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने वो शायद लोगों के दबाव के का भी असर हुआ होगा, लेकिन उन्होंने वापस लोकतंत्र बहाल किया। आज बहुत ही खतरनाक तरीके से हम सरमुखत्यारी की ओर बढ़ रहे हैं। चोला पहना हुआ है लोकतंत्र का, लोकशाही का, लोगों की सत्ता का, लेकिन तंत्र पूरा सरमुखत्यारी के तौर पर चलाया जा रहा है। ये आज की सबसे बड़ी चुनौती अगर कही जाए तो 47 से भी ज्यादा बड़ी चुनौती आज है, क्योंकि तब तो क्या था कि हमने परतंत्र को हटाकर स्वतंत्रता प्राप्त। अब तो सब मायने में हम स्वतंत्र हैं, हमारे ही लोगों का राज है पर, और लोकतांत्रिक राज कहा जाता है। पर उसमें सरमुखत्यारी आ गई है और उस लोकतंत्र को खोखला किया जाता है। तो ये जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा खतरनाक और कठिन लड़ाई है, क्योंकि गैरों से लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों से लड़ना बहुत। आज हम देखते हैं कि गांधी का नाम जो है वो तो सरकारी योजनाओं में खूब रहता है, तमाम सरकारी योजनाओं में गांधी का नाम रहता है। और जितने भी विदेशी मेहमान आते हैं तो शायद दिल्ली आने के बाद पहला काम उनका होता है कि वो गांधी की समाधि स्थल पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो पदों पर बैठे लोग हैं वो गांधी का विरोध भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। लेकिन गांधी आधिकारिक तौर पे आज भी देश का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि गांधी को मानना जो है वो उनके लिए अभी भी जरूरी लग रहा है? क्योंकि अगर गांधी नहीं तो फिर भारत की पहचान किस चीज से की जाए? यही एक चीज है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की पहचान, अब अविभाज्य पहचान। कहीं पर भी आप चले जाओ तो हिंदुस्तान और गांधी का नाम एक साथ ही लिया जाता है, वरना उनको पता नहीं होता कि ये क्या है, कौन सा देश। ये सरकार भी जानती है, तो ये उनकी मजबूरी। अब राजघाट पे जाना एक औपचारिकता हो गई है, उसमें कोई मायने मतलब नहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो सारी औपचारिकताएं होती है हमारे उसमें, प्रधानमंत्री करते हैं, विदेश के आने वाले अतिथि हमारे करते हैं, वो सारी औपचारिकताओं का मतलब कोई नहीं, उतना ही बेमतलब वो है जितना पदों पे बैठे हुए लोग बार बार बापू के बारे में